Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Asutosh Dutt Mishra and in this video we are going to discuss one of the most important section for your examination, that is writing section. तो राइटिंग सेक्शन में कुछ चेंजेस किए गए हैं थोड़े, जैसे अब जो है वो आपको राइटिंग सेक्शन में दो क्वेश्चन आएंगे, डेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल पैराग्राफ एंड सेकंड वन इज लेटर राइटिंग। पहले ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 10-10 मार्क्स के आते थे, बट अब ये थोड़ा सा इसका मार्क्स वेटेज कम कर दिया गया है और साथ ही साथ वर्ड लिमिट भी जो है वो कम कर दी गई है। सो एनालिटिकल पैराग्राफ जो आपको आएगा, इट विल ऑफ जस्ट 5 मार्क्स और यू हैव टू राइट इट इन 100 to 120 वर्ड्स। तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होता क्या है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगे, वो कौन कौन से फॉर्मेट क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ? एक तरीके का डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, राइटिंग इज एन आर्ट और राइटिंग इज ए स्किल, और इट्स ए स्किल, इट्स ए आर्ट। तो इसको डिस्क्लेमर समझिए कि कोई भी राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, और कोई भी आर्ट या कोई भी स्किल जो है इट नीड्स प्रैक्टिस। आपको राइटिंग, अगर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके ही एग्जामिनेशन में जाना होगा। और इन ईयर कोई भी आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग इज जस्ट लाइक पेंटिंग और इट इज जस्ट लाइक राइटिंग पोइट्री। So it's an art and you have to master it by practicing. तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी बता दूंगा कि राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कोई थोड़े बहुत क्लूज, थोड़े बहुत छोटे छोटे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट आफ्टर ऑल आपको ये माइंड में रखना होगा कि राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस, एनालिटिकल पैराग्राफ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, और एटलीस्ट यू शुड राइट 10 to 20 एनालिटिकल पैराग्राफ बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ? ये होता क्या है? सो इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बेस्ड ऑन द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, टेबल, ग्राफ और एनी क्लूज। तो आपको चार्ट के फॉर्म में, चाहे वो पाई चार्ट हो, ग्राफ के फॉर्म में जिसमें लाइन ग्राफ और फिर बार ग्राफ, अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं, आपको मैथमेटिक्स में पता होगा, टेबल के फॉर्म में, या फिर कोई क्लूज आपको दिए रहेंगे और उसी को आपको एनालाइज करना है। आपको वो ग्राफ रीड करने आना चाहिए कि उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट ग्राफ, और व्हाट इंफॉर्मेशन हैव बीन पुट अप इन दैट ग्राफ, चार्ट और टेबल। और बस उसी इंफॉर्मेशन को आपको रिटन फॉर्मेट में लिख देना है। दिस इज दैट सिंपल। एनालिटिकल पैराग्राफ बस वही होता है कि वो कोई ग्राफ, चार्ट या टेबल जो आपको दिया रहा है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। पहले वर्ड लिमिट थोड़े ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। इट इज़ 100 to 120 वर्ड्स। पहले 150 वर्ड्स प्लस होता था बिकॉज द वेटेज वाज 10 मार्क्स, बट अब सिर्फ 5 मार्क्स के हैं, तो वर्ड लिमिट बहुत कम कर दी गई है। तो आपको सेंटेंस जो है वो बहुत क्रिस्प एंड बहुत कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत टू द पॉइंट बातें जो है वो लिखनी होंगी। जनरली एनालिटिकल पैराग्राफ है 3 पार्ट्स। उसको एक एनालिटिकल पैराग्राफ जो आप लिखेंगे 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। हम एक एग्जांपल इसमें करेंगे इस वीडियो में, जो देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ होता है और फिर उसका पैराग्राफ जो है वो आप लिखेंगे। तो आई थिंक एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है ये बहुत क्लियर है। सिंपल सी बात है कि कोई भी ग्राफ, चार्ट, रिपोर्ट या मैप के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको लिख देना है। इट इज दैट सिंपल। इंट्रोडक्शन में देखिए, आप जैसे ही उसको लिखना शुरू करेंगे, यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल, you just have to introduce the subject of the graph with the words like, कुछ यहाँ पे जैसे the graph describes, और this line graph describes और shows और illustrates, इस तरीके के words आप इस्तेमाल कर सकते हो, और suggest that और provides information about something। तो जिस बारे में भी वो हो, तो इस तरीके के वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हो कि द गिवन ग्राफ और द ग्राफ
अगर मैप है तो द गिवन मैप और द मैप shows or illustrates or suggest. So you can use the words like describe, illustrate, shows, suggest, provides information to introduce that. आपको इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल लिखना है. इट इज जस्ट ऑफ 1 to 2 लाइन्स. ओके, and then the body of that paragraph describe the facts with accurate data. accuracy बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसमें 50% है तो you just have to put on 50%. अगर वो लाइन ग्राफ में ऐसा, और जो भी डेटा है उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नो नीड टू यूज योर प्रेजुडिस और एनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन. आपका जो पहले से नॉलेज है उस टॉपिक को लेकर के, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. और ये जो है ये 4 to 6 सेंटेंसेस में आप लिख दोगे. एंड लास्ट, यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ. कि कंक्लूड विद द फ्रेजेस लाइक इन शॉर्ट, इन ए नटसेल, ओवरऑल. और उससे क्या मतलब, उस ग्राफ को दिखा करके कोई ना कोई एक ऑलमोस्ट इट्स ए कंक्लूजन उससे निकल रहा होगा. यू जस्ट हैव टू कंक्लूड दैट इन जस्ट 1 to 2 lines or maybe 1 to 3 lines. So you can see here the paragraph that you will write, it just of 7 to 10 sentences. इतने ही सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें. एक सेंटेंस आपका 10-12 वर्ड का, इस तरीके के सेंटेंसेस आप लिखोगे. सो इंट्रोडक्शन, आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे. बॉडी में सारे फैक्ट्स जो भी उस पैराग्राफ और जो भी उस रिपोर्ट, मैप, चार्ट या लाइन ग्राफ में आपको मिलेगा, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपको थोड़ा सा ग्रामर वगैरह का भी ध्यान रखना है. और कंक्लूड कर देना है लास्ट में. कंक्लूड विद द फ्रेजेस लाइक इन शॉर्ट, इन ए नटसेल, ओवरऑल द थिंग इज दैट. अभी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 3 पार्ट में आपको लिखना है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आप जिस तरीके से लिख सकते हो, और फिर बॉडी और कंक्लूजन. नाउ हियर आर सम टिप्स फॉर यू. यू मस्ट राइट शॉर्ट एंड क्रिप्सी सेंटेंसेस. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी राइटिंग और एनी क्रिएटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग. एनालिटिकल राइटिंग आप कह सकते हो क्रिएटिव है, बट इट इज़ नॉट सो क्रिएटिव. इसमें ये क्रिएटिव राइटिंग के फॉर्मेट से डिफरेंट है. जैसे स्टोरी राइटिंग में आपको इमेजिन करना होता है, और साथ ही साथ और भी जो क्रिएटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो किसी टॉपिक पे, आपको अपने इंफॉर्मेशंस, आपको उस टॉपिक पे खुद पहले से क्या जानकारी है वो सारी बातें लिखनी होती हैं. बट इसमें कोई भी चीज़ आपको क्रिएटिवली नहीं करनी है, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले से आपके माइंड में है वो नहीं डालना है. यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन वेरी नीट एंड क्लीन मैनर, और इन ए डायरेक्ट मैनर ऑल्सो. वैसे क्रिएटिविटी में एक चीज़ कही जाती है, टू कंसील इज टू क्रिएट, टू रिवील इज टू डिस्ट्रॉय, और concealment is the art. But here while writing analytical paragraph, you just have to reveal the data or the information that has been provided in the chart or the report. सिर्फ उसी डेटा को बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में आपको जस्ट राइट डाउन कर देना है. नो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि दिया गया हो कि हिंदूज के परसेंटेज इतने हैं, और रिलीजन वाइज पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया गया हो, और उनमें इंक्रीज दिखाया गया हो, और ये दिया गया हो कि पहले हिंदू की पॉपुलेशन इतनी थी, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी थी, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन इतनी थी, वर्ल्ड वाइड वो सारे पॉपुलेशन दिए गए हों, और उनमें जो इंक्रीमेंट है और जो इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में डिकेड वाइज, वो ग्राफ के फॉर्म में दिए गए हों. और अगर आपके पास कोई प्रिजम्पशन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू की पॉपुलेशन उस रेट से नहीं बढ़ी है जिस रेट से मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ी है, और ग्राफ ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा है, तो ये नहीं कि आप अपने प्रिजम्पशंस उसमें डाल देंगे. ग्राफ जो कुछ भी शो कर रहा है बस आपको उसी को लिखना है. नो नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन और प्रेजुडिस. थर्ड थिंग इन राइटिंग इज अवॉइड रेपिटेशन. एंड बिल्कुल, आई रिपीट, अवॉइड रेपिटेशन. किसी भी तरीके को कोई भी बात आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे. और साथ ही साथ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. अगर आप एक बार इंक्रीज वर्ड यूज कर रहे हो,
सेकेंड टाइम उसका कोई सिनोनिम्स यूज़ कर दो कि इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स और इट इज़ ग्रेजुअली मूविंग अपवर्ड्स. सो दीज अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एज वेल एज, ऐसा नहीं कि एक बात आपने 120 वर्ड पूरे करने के लिए पहले एक्टिव में लिख ली फिर पैसिव में उसी चीज़ को लिख रहे हैं. सो अवॉइड रिपीटिशन, इससे मार्क्स कम होते हैं. एंड यूज पैसिव स्ट्रक्चर्स रैदर देन एक्टिव वंस. ज़्यादातर राइटिंग में आपको एक्टिव स्ट्रक्चर्स यूज करने से, ऐसा नहीं है कि बचना है, बट ज़्यादा सेंटेंसेज, अगर आपके 12 सेंटेंस हो रहे हैं तो उसमें से 7 to 8 सेंटेंसेज आर इन पैसिव स्ट्रक्चर्स. ओके, और जस्ट फोकस ऑन सम ऑफ द ग्रामर, कि आप जो सेंटेंसेज लिख रहे हो डेट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट. और देखिए रिपीटिशन में एक चीज़ और होता है कि आपकी वोकैबुलरी पता चलती है कि यू आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो इसलिए भी रिपीटिशन से बचना चाहिए. और ट्राई टू यूज सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. हियर इज अ ग्राफ हैज़ बीन शोन. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? परसेंटेज ऑफ टोटल म्यूजिक सेल्स बाय मेथड. 3 मेथड से जो म्यूजिक सेल होती है, फर्स्ट वन इज CD, सेकेंड वन इज डाउनलोड्स एंड थर्ड वन इज स्ट्रीम्स. तो CD के फॉर्मेट में, डाउनलोड के फॉर्मेट में और स्ट्रीमिंग के फॉर्मेट में, ये आपको दिस इज अ लाइन ग्राफ, ये तो क्लियर होगा. और 2011 से लेकर के 2018 तक का ये म्यूजिक सेल्स का लाइन ग्राफ जो है वो दिखा रहा है. यू हैव टू राइट डाउन एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन ग्राफ. इस लाइन ग्राफ के बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है एंड दैट पैराग्राफ विल बी एनालिटिकल इन नेचर. मतलब इसको एनालाइज कीजिए एंड जस्ट राइट डाउन ए पैराग्राफ. तो देखिए क्या कर रहा है, अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ऑल्सो एनालाइज दिस ग्राफ. तो दिस साइड इट इज परसेंटेज एंड दिस साइड ये ईयर दिया हुआ है 2011 से लेकर के 2018 तक. एंड यू कैन सी हियर कि पहले 0% था. स्ट्रीमिंग 2011 में ऑलमोस्ट बहुत कम 5% के आसपास ये आपको दिख रहा है, नॉट 0%, 5% स्ट्रीमिंग होती थी. और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती थी तो इट इज़ ऑलमोस्ट 55% ऑफ द टोटल मार्केट क्या होता था, CD परचेज होते थे म्यूजिक सेल्स में. और ये लगातार कंटिन्यूस उसमें डाउनफॉल आया है. यू कैन सी डेट कि ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल होते गया है. और ये यहाँ आकर के यानी 2018 में आकर के इट इज जस्ट बिकेम 25, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द मार्केट. CD परचेज जो है वो 2018 में बस 25% रह गया, जो शुरू हुआ था 55% से. वहीं स्ट्रीमिंग जो है इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ हुआ है. जैसे 2014, 15, 16, 17, 18 आते आते तक इट विल टेक ऑलमोस्ट 45% ऑफ द मार्केट. डाउनलोड्स 2011 में इट इज़ ऑलमोस्ट 35% ऑफ द मार्केट. बट इन 2012, 2014 के बाद ये 2014 तक ये ग्रो किया है और उसके बाद फिर इसमें भी डाउनफॉल आया है. 2018 में इट कंस्टिट्यूट जस्ट 30% ऑफ द इंटायर मार्केट. तो ये आपको क्लियर होगा कि इसमें म्यूजिक सेल्स का ये आपको दिखाया जा रहा है, स्ट्रीमिंग, डाउनलोड्स एंड CDs परचेड. तो यू कैन राइट एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द गिवन लाइन ग्राफ. इस पे आप लिख सकते हो. आई हैव रिटन वन फॉर यू. हियर इट इज. The given graph illustrates the trend of music sales in percentage from the year 2011 to 2018 in 3 different forms, which are CDs, downloads and streams. Full stop. So it is just a single sentence, but थोड़ा सा complex structure है और एक ही sentence में मैंने ये बात लिख दी है. The given graph illustrates, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वो बताना है कि वो ग्राफ कर क्या रहा है. इट्स द इंट्रोडक्शन. तो वो ये बता रहा है कि जो म्यूजिक सेल्स का जो ट्रेंड है वो परसेंटेज में वो बता रहा है 2011 से 2018 तक 3 डिफरेंट फॉर्मेट में, डेट इज CD, डाउनलोड्स एंड स्ट्रीम. दिस इज व्हाट द ग्राफ इज ऑल अबाउट. इससे ज़्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है इन द इंट्रोडक्शन. इन द बॉडी we will just try to put the data that have been provided.
we can see both physical sales of music CDs and downloads have declined. हम देख सकते हैं कि डाउनलोड भी और म्यूजिक जो सीडी के फॉर्म में म्यूजिक सेल्स होते थे वो दोनों के दोनों डिक्लाइन हुए हैं. The former has slumped since 2011, whereas the declination in the sales of latter one started in 2014. तो पहला वाला जो है यानी कि जो सीडी के फॉर्म में जो है वो तो 2011 के बाद ही डिक्लाइन करने लगा, बट 2014 के बाद इसमें डाउनलोड्स में भी डिक्लिनेशन देखा जाता है. However, a good rise can be seen there in, ये भी एक्स्ट्रा राइट हो गया है, देयर इन स्ट्रीमिंग. उस स्ट्रीमिंग में हम एक अच्छा राइज देख सकते हैं. इन 2011 द मेजॉरिटी ऑफ म्यूजिक सेल्स वेयर ऑफ सीडीज एट 55%. ये डेटा आपको ग्राफ से है. Of all sales, in contrast, streaming was not so common at ये किसी परसेंटेज पे होगा. स्ट्रीमिंग जो है वो कितने परसेंट पे था, you just write it. Streaming was not so common and it was just 5%. It was at 5%. तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा, it was just at 5%. ये बस it was just at 5% dramatically, but in 2018 streaming became quite popular and CDs lost its craze. बट वही उल्टा क्या हुआ कि 2018 में स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और CD has lost its craze. This is all the line graph is all about. आप इसमें और एक दो लाइन ऐड कर सकते थे कि वही जो डेटा में दिए गए हैं कि 2018 में उनका परसेंटेज क्या हो गया. बट सिंस यू हैव टू राइट जस्ट इन बिटवीन 100 to 120 वर्ड्स, इसलिए भी इसको और शॉर्ट किया है, क्रिप्स किया है. सो द कंक्लूजन it is very clear from the given data in the line graph that people have started to listen music by streaming live rather than getting it downloaded or buying in the form of music CDs. यही इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि लोगों ने डाउनलोड करके और म्यूज़िक सीडी के फॉर्म में म्यूज़िक सुनना कम कर दिया है और स्ट्रीम करना ज़्यादा अब पॉपुलर हो गया है. वो स्ट्रीम करके सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो दिस इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम दैट ग्राफ एंड आई हैव रिटन इट हियर. सो दिस इज़ द एनालिटिकल पैराग्राफ. ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया. दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द कंक्लूजन. I hope the analytical paragraph will be clear to you. We will do some more examples, whether in the form of chart or pie chart or report, जिस तरीके से आपके examination में आएंगे. We will try to look some more examples, 2 or 3 examples in the next video. Okay, thanks for watching. Please do subscribe to our channel Jim's Orbit. Have a great day.